नंबर प्लेट लॉगिन कर।
अभी। हेलो आशुतोष, सुनाई दे रहा? हाँ सर, आवाज आ आशुतोष जी। नमस्कार। सलमा, हेलो और बहुत कट सलमा। कट के आवाज आ रही है सर। हाँ सलमा, बहुत कट रही है। अब सुनाई दे रहा? जी सर, थोड़ा बेहतर है पहले से। आप बेहतर है? ओके। जी। सलमा, सुनाई दे रहा? हेलो सलमा। सर सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, आपके क्लियर सुनाई दे रहा? सर। जी सर। जी सर, आप आ रहे हैं। जी जी। एक 40 पे चढ़ करते हैं। आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, अभी ऐसे स्टार्टिंग ये क्या करते हैं, नहीं आ रही तो ऑडियो, अगर हम हैं तो फिर ऑडियो सही रहेगा। ऑडियो सही रहेगा, हमें वो रिकॉर्डिंग है ना, उसका वीडियो का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, 40 पे शुरू करते हैं, 2-3 बार, क्योंकि 4 और 7 वो बात। अरे ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाता है जब इश्यू होता है। साउंड इज क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। साउंड इज क्लियर। हाँ, सुनाई दे रहा है? नेटवर्क इशू सर। आज तो सुनाई दे रहा नेटवर्क है? वो पहले निकाल के जाना था मुझसे। नहीं तो नहीं नहीं, उससे प्रॉब्लम, वाईफाई देख। हाँ चलिए, आज सेशन 2 है। अच्छा, एक और आ भाई, तुम्हें वहां बैठना है।
मेरे कमरे में बैठ जाओ। आज हमारा जो सेशन है, जैसे पिछला तरह से ऐसे जूनियर ट्रांसलेट आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? माइक अनम्यूट कीजिए। और मैम आपकी आवाज आ रही है, बाकी सर लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जी बस आपकी आवाज वॉइस क्लियर है। सर, आपकी आवाज है नहीं ना? आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही, अब आ रही है सर, बिल्कुल नहीं थोड़ी आ सी। रही। अभी सर आ रही सर सर, आ अभी आई रही है थोड़ी सी। सर, अभी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है सर, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सर। अभी ठीक है? सर क्लियर है सर। जी सर जी। अभी ठीक है। ओके। तो ये नहीं कि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ही लें, हम दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में भी हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट हैं। तो अब ये जो पोस्ट हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के जो पोस्ट हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जैसे अब हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स जो शुरू हुआ, तो ये कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, और इस कोर्स लेकर ये है कि आप ऑनलाइन जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं, साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर हम देखेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे आज हम डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में हम बैंक्स में, जैसे राजभाषा अधिकारी होता है, और दूसरे कार्यालय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनमें हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये देख सकते हैं। तो इसके लिए जो जूनियर ट्रांसलेटर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एलिजिबिलिटी है, हमारी पहली एलिजिबिलिटी है कि नेशनैलिटी। नेशनैलिटी ये है कि व्यक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन रहना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जब हम बात करते हैं, तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज। एक डिग्री रहना चाहिए उसके पास। तो क्या है? मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश, हिंदी रहनी है, और उसमें इंग्लिश जो है वो कंपलसरी और इलेक्टिव। ठीक है। दूसरा, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव डिग्री लेवल। पहले मास्टर्स हिंदी हो तो इंग्लिश कंपलसरी रहना चाहिए डिग्री लेवल में, इंग्लिश हो तो हिंदी कंपलसरी रहना चाहिए डिग्री लेवल में। तीसरा है मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी। हम यहाँ पे आशुतोष आपके लिए है, अदर देन हिंदी और इंग्लिश, उसमें विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ये एक है। जैसे मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश कंपलसरी हो और इलेक्टिव सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल में। चौथा है मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में हो और हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री लेवल। ठीक है। मतलब आपको
इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन रहना जरूरी। मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट दैट डिग्री लेवल। अब आपको हिंदी या इंग्लिश कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए, वो हिंदी मीडियम को भी इसमें हटा दिया। आगे इन्होंने एक और एलिजिबिलिटी बताई है, वह है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years ऑफ ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस। अब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years ऑफ ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आप पूछेंगे सर ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये इग्नोर से आपको, अगर आप एमए कर चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन आपको इग्नोर से आप कर सकते हैं, वो डिस्टेंस एजुकेशन से है। और कई यूनिवर्सिटीज में पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। अब वो सर्टिफिकेट कोर्स हो या उन्होंने उसको डिप्लोमा बना के रखा हो, लेकिन वो 1 साल का कोर्स होता है। अब मेरा ये जो है ये सिर्फ 4 क्रेडिट है, उसमें आपको कम से कम 12 क्रेडिट का कोर्स होगा, जैसे उसके 5 पेपर होंगे। तो ये मेरा जो कोर्स है, अगर आप पूछेंगे सर इस कोर्स का क्या फायदा है, तो ये कोर्स 1 पेपर है, जैसे 5 पेपर है तो 1 पेपर का कोर्स है। जैसे मैं आगे फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ कि और भी इसके कोर्सेस लेके आएंगे, तो ये जब आप इसके 5 कोर्स होंगे तो ये वैलिड होगा, तो इसको हम अटैच करेंगे किसी के साथ। अब फिलहाल तो ये पहला एक प्रयास है, लेकिन इस कोर्स को करने से आपको सर्टिफिकेट मिलेगी और वो दूसरी जगह आपका एलिजिबिलिटी होगा, वो हम कल अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि वहां कहाँ इसकी एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। लेकिन एसएससी जो है वो सीधे सीधे सर्टिफिकेट्स पे जाता है, और क्यों जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू नहीं होता, सीधे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, सीधे आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बहुत मायने रखते हैं। जैसे आप मास्टर्स डिग्री हैं तो आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स रहना चाहिए ट्रांसलेशन में, या 2 साल का ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, इसका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन क्या है, एससी एसटी के लिए 5 साल 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, ठीक है। अब एग्जाम स्टेजेस क्या क्या है। एग्जाम स्टेजेस हैं कि पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा, और पेपर 2 वो डिस्क्रिप्टिव। इसके 2 पेपर हैं, एक ऑब्जेक्टिव है और एक डिस्क्रिप्टिव है, या हम कहें कि ये प्रिलिमिनरी है और वो मेंस है। पेपर 1 प्रिलिमिनरी है, पेपर 2 मेंस। तो मोड क्या है, मोड है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे आप लोग अभी आजकल वैसे ही हो गया है, जैसे एमसीक्यू है, एमएसक्यू। अब इसके लिए आपका ये एग्जाम भी जो है, स्वयं का एग्जाम भी जो है वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। आप लेकिन आप सेंटर में जाएंगे, एक सेंटर में जाएंगे, वहां पे वो सॉफ्टवेयर होंगे, वहां पे आपको क्लिक करना है, तुरंत आपके आंसर्स आपके सामने दिखेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स के लिए होंगे। ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, और नेगेटिव मार्किंग है 25% मार्क्स जो है वो नेगेटिव है, जो रॉन्ग आंसर्स के लिए। अब इसके लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब इस पर हम और
विस्तार से बात करेंगे क्वेश्चन पेपर को लेकर। पेपर 2 या स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव, ये मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, क्योंकि पूरे इंडिया से लिखते हैं तो फिर जब पहला एग्जाम खत्म होता है, जो फर्स्ट पेपर में एलिजिबल होंगे वही जाकर सेकेंड पेपर लिख सकते हैं। तो सेकेंड पेपर जब लिखेंगे आप, तो उसमें सेकेंड पेपर में क्या होता है कि जो क्लियर करते हैं वही लिख पाते हैं। अब सेकेंड पेपर का जो मोड है वो मोड है पेपर एंड पेन, ये ऑफलाइन है, ठीक है। टाइप क्या है, ट्रांसलेशन एंड एसे राइटिंग। में क्या होगा, ट्रांसलेशन रहेगा और एसे राइटिंग रहेगी। मार्क्स 200 मार्क्स के लिए है, ड्यूरेशन 2 घंटा है। अब इसमें क्या है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है आपको। सर आपकी आवाज repeat हाँ आशुतोष पूछिए, इंग्लिश क्वेश्चन कुछ पूछना था आपको। एक मिनट पहले इसको खत्म कर दूं। एक हाँ, सर आपकी आवाज उसमें क्लियर होता नहीं आ है रही है। ऐसे, हाँ, ऐसे इन हिंदी और ऐसे इन इंग्लिश, ऐसे इन हिंदी और हाँ, सर तो इस थोड़ा साउंड इज टाइम नॉट लग जाता है, क्लियर, फिर इट्स वो ब्रेकिंग सर। कनेक्टिविटी को आने में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये सर ऐसे एक बार रिपीट कर हिंदी दीजिए में आपने जो चाहिए जो कहा और ये बताएं कौन बात कर। है। सर आशुतोष सर, हाँ पिछले 1 मिनट में जो जो आपने हाँ बताया रिपीट कर बता। दीजिए, सुनाई नहीं दिया, इको होने लगा था। आशुतोष क्या बोल रहे हैं, उसके लिए क्या क्या मेरे यहाँ इको हो रहा है, आशुतोष ये बताएं। बोल रहे हैं कि सर अभी अभी जो भी चेक मतलब आपने बताया उसको दोबारा रिवीट मतलब करने के लिए, तो सर ने अभी आपको बताया कि हमारे जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम और सेकेंड हमारा होता है मेंस एग्जाम। तो जैसे हम ये प्रिलिमिनरी हमारा एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, यानी एमसीक्यू या एमएसक्यू, यानी इसमें एमएसक्यू नहीं होता है, एमसीक्यू ही होता है। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक हिंदी ग्रामर और एक इंग्लिश ग्रामर, 200 नंबर के होते हैं। फिर जैसे आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसका मेरिट बनता है, और उस मेरिट में अगर आप आते हैं तो सेकंड पेपर सेकेंड पेपर होता है आपका जो डिस्क्रिप्टिव ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन पेपर में आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ड्यूरेशन 2 घंटा होता है। 100 मार्क्स आपका ट्रांसलेशन होता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और 100 मार्क्स के आपके एसे होते हैं, एसे इन हिंदी और एसे इन इंग्लिश। ठीक है, क्लियर है बात। यस सर। ओके, अब हम जाएंगे थोड़ा इन डिटेल अब कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। जैसे हमने कहा जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है, तो वहां पे क्या है, जैसे जनरल हिंदी में ग्रामर है, ग्रामर मतलब व्याकरण है। दूसरा पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम शब्द है। तीसरा है वाक्य संरचना, वाक्य संरचना। चौथा है मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां। फिर पांचवा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें जो है 5 इसके सिलेबस में दिए हुए हैं, एक ग्रामर, पर्यायवाची विलोम, वाक्य संरचना, मुहावरे और लोकोक्तियां और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
जनरल इंग्लिश में क्या होता है? ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर होगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। सिनोनिम्स एंड और एंटोनिम्स, तो वहां पे जैसे मीनिंग और ऑपोजिट्स। और एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन जहाँ पे कोई गलत हो वाक्य संरचना में या वाक्य की वर्तनी में, स्पेलिंग्स में, तो उसका एरर करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। दूसरे पेपर में है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव में ट्रांसलेशन में वन पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वन पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। एक हिंदी से अंग्रेजी में, एक अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। ऐसे राइटिंग में एक ऐसे आप हिंदी में लिखेंगे, एक ऐसे आप इंग्लिश में लिखेंगे। टाइटल वो लोग देंगे कि किस पे आपको ऐसे लिखना। तो अब ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आपका पेपर कैसे जांचेंगे? जैसे आप रिटेन मीनिंग, कन्वे एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन एंड यूज करेक्ट ग्रामर, ये इन बातों पे आपके ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा, जिसमें जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा क्या? मीनिंग उसके सही रहने चाहिए, कन्वे एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन सही रहना चाहिए जिसमें आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो, और यूज करेक्ट ग्रामर, ग्रामर का सही यूसेज होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन क्या होगा? कैंडिडेट हु क्लियर पेपर 1 विल बी एलिजिबल फॉर पेपर 2। पहला पेपर में अगर आप क्लियर करेंगे तभी जाके आप दूसरे पेपर में एलिजिबल होंगे। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन बोथ पेपर। दोनों पेपर में जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और उस इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आप क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर कैंडिडेट मस्ट क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके एमए के सर्टिफिकेट्स और ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का, वो बहुत मायने रखते हैं। तो वहां पे तो चेक हो गए, जैसे आपके 10th से वेरीफाई हो गए, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सर्टिफिकेट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपका इश्यू हो जाएगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस पूरे प्रोसेस में एसएससी के? द एग्जाम इज बाइलिंगुअल। एग्जाम जो है वो बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट इंग्लिश सेक्शन इन पेपर 1। जो इंग्लिश सेक्शन होगा वो इंग्लिश में होगा, बाकी सब बाइलिंगुअल होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर्स के लिए 20%। और द जॉब इंक्लूड ट्रांसलेशन में वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हमें काम कहाँ करना चाहिए, जब हम अपॉइंटमेंट हो गए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया, तो हम कहाँ कहाँ काम करेंगे? तो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जैसे सेक्रेटरीट है या उससे संबंधित कार्यालय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कस्टम्स डिपार्टमेंट हो, और उससे संबंधित कार्यालयों में, ऑफिसेस में काम करेंगे। अब ये सब आपको कहाँ उपलब्ध है? ये सब डिटेल जो मैंने आपसे बताया ये उपलब्ध है वेबसाइट ssc.nic.in। वेबसाइट का एड्रेस है ssc.nic.in, इस पर उपलब्ध है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन डिटेल समझ गए हैं कि सिलेबस क्या होगा और इस सिलेबस को लेकर कैसे एलिजिबल हैं और हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है।
अब ये है कि भाई क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे हमने बताया ग्रामर होगा, जिसमें हम वर्तनी देखेंगे, पर्यायवाची विलोम देखेंगे। तो जैसे ग्रामर, ग्रामर में क्वेश्चन होगा कि काल, वाक्य में काल क्या है, एक वाक्य दे देंगे। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, या हम ये कहें कि राम पढ़ रहा है। तो वहां पे ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस, और उस ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा कि ये किस तरह का काल है। एक ये संदिग्ध काल होगा, सामान्य काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, या तात्कालिक वर्तमान काल होगा, ये क्या है। तो आपको सही आंसर टिक करना है। जैसे एक और है जहां पे हम क्रिया विशेषण क्या है, जैसे एक वाक्य दे देंगे, उस वाक्य का क्रिया विशेषण क्या है। जैसे राधा बहुत तेज चलती है, राधा बहुत तेज चलती है। अब इसमें वाक्य में क्रिया विशेषण क्या हो सकता है, जैसे है, जैसे बहुत तेज, जैसे राधा, जैसे चलती है। अब 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में आप जो सही है उस पर आप टिक लगाएंगे। वैसे वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब वाक्य कैसा शुद्ध होगा। उदाहरण के लिए, वो आज जाएगा, वे आज जाएंगे, वे आज जाएगा, वो आज जावेगा। ऐसे ऑप्शंस आपको दे देंगे। तो उसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये देखकर आपको सही पर चिन्ह लगाना है। अब अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है और महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब एक पूरा वाक्य है, उसके लिए एक शब्द क्या है, जैसे जो कहा गया है, अगर हम बोले जो कहा गया है, उसके लिए एक शब्द क्या है। एक शब्द जैसे कथित, लिखित, प्रकाशित, पाठित। इसमें सही कौन सा है, जो कहा गया है उसके लिए कौन सा सही शब्द होगा। अब समास और संधि है। गजानन में कौन सा समास है, किस तरह का समास है गजानन में, जैसे द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज। तो अब यही समास तो कौन सा समास है, तो आप समास बताएंगे। और कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब वाक्य की शुद्धि है, तो एक वाक्य दिया जाएगा, उस मतलब वाक्य 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से जो सही वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है, उस वाक्य को आप सही बताएंगे। जैसे कुर्ते का बाखिया उधड़ गई, कुर्ते का बाखिया उधड़ गया, कुर्ते की बाखिया उधड़ गया। ऐसे आपको देते जाएंगे एक एक वाक्य, और उन वाक्यों में से सही वाक्य को आपको चुनना होगा। पर्यायवाची है, जैसे एक शब्द है
उस शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची क्या हो सकता है? जैसे हम कोई एक शब्द है, जैसे सूरज, पर्यायवाची क्या है? सूर्य। ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है? ये भी है कि एक शब्द दे देंगे, जैसे पति का पर्यायवाची क्या है, और वहां पे आपको ऑप्शंस दे देंगे। उस ऑप्शंस में आपको चेक करना, संधि, समास, वाक्य को शुद्ध करना, विलोम, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, ऐसे आपके प्रश्न होंगे। काल, कौन सा काल है, और फिर तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं। तो इन सब को लेकर जैसे संधि विच्छेद करना है, वाक्यांश का जो क्रम है वो क्रम बताना है। जैसे राधा तेज दौड़ती है में वो अलग अलग से भाग में उसको डिवाइड कर देंगे और बताना है कि कौन से क्रम में वाक्य लगाएंगे, जो शब्द लगाएंगे तो वाक्य सही बैठेगा। अब वैसे ही और भी वाक्य संरचना है जो आपको सही क्रम में लगाना। तो ये सब आपके प्रश्न होंगे, जैसे महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष ध्वनियां कौन कौन से हैं, ये सब आपके व्याकरण में है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, काल, एक वचन, बहुवचन, और विलोम शब्द, ऐसे आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को आप समय के अंदर, जो समय दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि आप कितने प्रश्न, कितने समय के अंदर अंदर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि समय और प्रश्न, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको दिए जा रहे हैं पहले पेपर में। वैसे अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, ग्रामर की जानकारी, आपको व्याकरण सही तरीके से आप समझ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पहला जो पत्र है, पेपर 1, ये कठिन है। ये बहुत आसान है, और इसको लिखना भी जो है बहुत, जैसे अभी कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ दे देंगे, उस पैराग्राफ में विषय रहेगा और उस विषय में से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में वो एक क्वेश्चन दे देगा और उसको जो है उस पैराग्राफ में वो क्वेश्चन दे देगा, उसका आंसर क्या हो सकता है, उसी में से क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा। तो ये कोई भी ग्रामर किताबों में आपको कॉम्प्रिहेंशन में आप जो सामान्य हिंदी के, अंग्रेजी के या हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन है वैसे ही है। पूरे पैराग्राफ को पढ़कर आप उसका जवाब देंगे। जैसे उदाहरण के पैराग्राफ दे दिया, गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब वहां पे कथन है, अब कथन में जो है सत्य क्या है और असत्य क्या है ये आप बताएंगे। वो सत्य असत्य मतलब एक सत्य रहेगा, बाकी असत्य रहेगा। आपको जो सत्य है वो बताना है। तो कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, उसके भी कुछ सवाल हैं। तो पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, बहुवचन, एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, ठीक है, ये सब मिलाकर आपके प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो लगभग लगभग आपके
जब जैसे आप टिक करेंगे तो वहां पे वो कलर बदलेगा, रेड कलर में, ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर जो है आपका आंसर है, रेड कलर जो है वो गलत है, ग्रीन सही है। तो ऐसे आपको आते रहेंगे। तो ऐसे आपके 100 प्रश्न हिंदी में होंगे, 100 प्रश्न अंग्रेजी में होंगे। अब अंग्रेजी में क्या है, जैसे ऑपोजिट्स, एक शब्द दे दिया ब्लेम, ब्लेम का ऑपोजिट क्या हो सकता है। मीनिंग्स दे दिया रश्क, उसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे वहां पे पर्यायवाची विलोम हमने बात किया। और ग्रामेटिकल एरर, जैसे हमने वहां पे शुद्धि करे, वाक्य शुद्ध कीजिए, या शुद्ध वाक्य कौन सा है। वैसे यहाँ पे इट इज हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दैट इंटरेस्ट मी। तो अब यहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकल एरर है, और वर्ड दे दिया करेक्ट मीनिंग वाले वर्ड बताइए। इडियम्स और फ्रेजेस, वैसे उसमें मुहावरे और लोकोक्तियां, मतलब अर्थ दे देंगे, उस अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा सही है, ऑप्शंस दे देंगे। लोकोक्तियों के लिए दे देंगे इस लोकोक्ति के लिए कौन सा अर्थ सही है, 4 ऑप्शंस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। और फिर आगे हम देखें ग्रामेटिकल एरर, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा सही है, डायरेक्ट स्पीच कौन सा सही है, और सब्स्टिट्यूशन वाले। तो क्वेश्चंस आपके फिल अप द ब्लैंक्स आएगा। फिल अप द ब्लैंक्स में एक वाक्य दे देंगे, उसमें स्थान रिक्त होगा, उसमें जो ऑप्शंस दे देंगे उन ऑप्शंस को भरना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और फिर अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा शब्द सही बैठेगा वो है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, करंट पैराग्राफ। अब ये है कि एक पैराग्राफ दे दिया या लाइंस दे दिए, मतलब ए में जैसे राम, बी में अच्छा, सी में लड़का, डी में है। तो आप बताएंगे कौन सीक्वेंस में कि ये के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद क्या आएगा, सी। वैसे हिंदी में भी था, अब वैसे इंग्लिश में भी है। ठीक है, लगभग लगभग एक जैसे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और मुहावरे, लोकोक्तियां, फिर फिल अप द ब्लैंक्स, और फिर ग्रामेटिकल एरर, और सेंटेंसेस बनाना, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, डायरेक्ट सेंटेंसेस। यही जो है, जो 100 प्रश्न होंगे उसके लिए आपको आंसर लिखना है। लेकिन बात यह है कि आपको समय, मतलब टाइम लिमिट बहुत कम होगा। आंसर, क्योंकि आप पढ़कर आंसर लिखेंगे तो आपके पास समय कम होगा, इसलिए आपको समय के अनुसार लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो हैं आपके अब यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन है। तो कॉम्प्रहेंशन देके उस कॉम्प्रहेंशन में से जो सही है उसको आपको टिक करना है। प्रश्न पूछा जाएगा वो उस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कॉम्प्रहेंशन को अच्छी तरह से समझेंगे और फिर सही आंसर को टिक करेंगे। जैसे वो पूछ रहा है कि इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें इस कॉम्प्रहेंशन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वहां पे कौन सा शब्द सही रहेगा। शब्दों का इन्होंने विवरण दिया है, 4 ऑप्शन, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन जो है आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से इसके 100 प्रश्न हैं, अंग्रेजी के 100 और हिंदी के 100। तो ये जो ग्रामर या व्याकरण की जो पुस्तकें हैं उनमें से, और उनको पढ़ने से, मतलब उनमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वैसे ही प्रश्न इसमें दिखेंगे। और
जो ग्रामर में समझाया गया है वैसे ही है। तो एक और बात है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर हम बात करते हैं, तो कुछ किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में। अगर आप किताबों को ढूंढेंगे तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स और उसके सॉल्व्ड पेपर्स भी मिल सकते हैं। तो उन सॉल्व्ड पेपर्स को आप पढ़ें, समझें, तो आपको उसके मॉडल्स पता चल जाएंगे कि किस तरह से आपको प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का उत्तर आप कैसे उत्तर देंगे उन प्रश्नों का। तो ये जो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ, ये कुछ पेपर्स निकाले मैंने और उनमें से कुछ उदाहरण मैंने आपको दिया, तो इससे आप कुछ समझ पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि पहला पेपर क्वालिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, मतलब व्याकरण है और कॉम्प्रिहेंशन है। तो जिससे आप 100 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। ग्रामर तो हम स्कूल से पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि इसको हम कैसे लिखें। बस आपको समझना है कि किस तरह से इसका उत्तर आप दे सकें, है ना। तो पेपर 1 अगर आप क्लियर करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कितने मार्क रहेंगे तो आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन जितने अंक आपको मिल जाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर, जैसे पहला और दूसरा, दोनों मिलाकर ही आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप जैसे लेंगे तो आपका सिलेक्शन है। तो ये सिलेक्शन भी कैसे होगा सर, अगर आप पूछें तो जितने पोस्ट हैं, समझिए आपका जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा कि इतने जगह रिक्त हैं और हम इतने सेंटर्स में हम इस एग्जाम को चला रहे हैं। तो जितनी जगहें हैं उतनी जगहों के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स लेंगे उनको जो है उनका चयन किया जाएगा, उनकी नियुक्ति होगी, सर्टिफिकेट्स सही रहें। एक और बात है, जैसे आप कैटेगरी में, कैटेगरी क्या है, जैसे आपने बीसी कैटेगरी चुना और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपने चुना, आपने ऑप्ट किया कि ये कैटेगरी है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो वो उस कैटेगरी के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो करंट रहने चाहिए, जैसे अभी के रहने चाहिए, इस साल के रहने चाहिए, अभी के रहने चाहिए। तो इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट्स नहीं रखेंगे तो नहीं हो, क्योंकि आपका चयन कैटेगरी वाइज होता है। जैसे बीसी के लिए इतने बच्चों को ले लिया जाएगा, इतने लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, एससी में इतने लोगों को लिए अपॉइंट किया जाएगा, जनरल में इतने लोगों के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो इसलिए आपको आपको उसमें जुड़ना चाहिए, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना। तो मैंने एक पूरा जो है एसएससी के बारे में आपको बताया है और आज हम पेपर 1 पर डिस्कस किए हैं। पेपर 2 को लेकर अगले सेशन में मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा और फिर अन्य और एजेंसीज में और जगहों में कैसे सिलेक्शन होना है और उस पर
उसके क्या क्या नियम है ये हम अगले सेशन में देखेंगे। तो अभी इसको और थोड़ा सा विस्तार रूप में बताने के लिए हमारे अरशद हैं जो इससे संबंधित और कुछ जानकारी आपको देंगे। जो हमारे टीए हैं टेक्निकल असिस्टेंट वो कुछ और आपको बताएंगे। हाँ अरशद आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम साहब कौन बात कर रहे हैं? दानिश। हाँ दानिश जो है वो इस कोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया है और वो कुछ एग्जाम्स भी लिख रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो दानिश हमें थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे कि स्टाफ सिलेक्शन। हाँ दानिश आप बताएं। आप अपना वीडियो ऑन करें दानिश। जब तक दानिश बताएंगे मैं मेरा वीडियो बंद करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा नेटवर्क सही रहे। ठीक है सर। हेलो। हाँ दानिश आप अपना वीडियो ओपन करें। वीडियो बंद कर दिया है अच्छा, सर। आपका ये वीडियो स्टाफ खोलिए। सेलेक्शन। आपका स्टाफ वीडियो खोलिए सेलेक्शन ताकि हम आपको देख। हाँ तो वीडियो वीडियो। सर मैं क्या विजिबल हूँ क्या? नहीं अभी दिख नहीं रहे हैं आप। नहीं दिख रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। ठीक है चलिए आप ऐसे बताइए फिर देखते हैं। वीडियो वैसे ऑन कर लीजिए जैसे नेटवर्क सही हो जाएगा आपका वीडियो भी आ जाएगा। हाँ बताएं। ठीक है सर। सर जो स्टाफ आशुतोष आप सिलेक्शन सुन रहे हैं कमीशन। ना? यस सर सुन रहा हूँ मैं। ठीक हाँ, हाँ मैंने भी बताएं। वीडियो ऑफ कर दिया है, अब वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ हाँ थोड़ा सा हम वीडियो बंद करते हैं तो फिर वैसे मैं वीडियो बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग होता है ये। हाँ बताएं। जी सर। बताइए दानिश। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम कराता है इसका नोटिफिकेशन लगभग अगस्त या जुलाई में आता है। और इसका एग्जाम सर 3 फेज में होता है, प्री, मेन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो प्री में जो एग्जाम होता है वो 200 पर्सन आते हैं जिसमें, और 200 क्वेश्चन का होता है वो। 200 पर्सन में 100 पर्सन होते हैं हिंदी ग्रामर के और 100 पर्सन इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। ठीक और इसी तरह अंग्रेजी में ये तो इसका फर्स्ट पेपर है। और रैंक जो इसमें जो टॉप हाईएस्ट होते हैं उनको उनके हिसाब से रैंक बनती है। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट फेज को क्वालिफाई करते हैं वो लोग सेकंड फेज के लिए एलिजिबल होते हैं। और सेकंड फेज में 2 पैसेज आते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, जिसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है एक, और एक पैसेज इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। इसका भी वेटेज 200 मार्क्स का होता है। और 2 ऐसे आते हैं इसमें, एक ऐसे हिंदी में लिखना होता है और एक ऐसे इंग्लिश में लिखना होता है 500 शब्दों में। 500 शब्दों में हिंदी का ऐसे लिखा जाएगा और 500 शब्दों में इंग्लिश का ऐसे लिखा जाएगा। और जो करंट में जो टॉपिक होते हैं, या कोई विधानसभा में या लोकसभा में कोई बिल पास हुआ है या कोई करंट इशू है, उस इशू पर ऐसे टॉपिक पूछ सकते हैं। या फिर जो ट्रेडिशनल इशू होते हैं जैसे महिला सशक्तिकरण है, या पर्यावरण से संबंधित है, वायु प्रदूषण है, या कोई और भी इशू हो सकता है, उससे संबंधित जो है आप ऐसे लिखने के लिए देते हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है एग्ज़ाम का। जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दोनों की मतलब प्री और मेंस इन दोनों की नंबर को मिलाकर लास्ट कट ऑफ बनती है। जो स्टूडेंट इन दोनों एग्ज़ाम की कट ऑफ को मिलाकर क्वालिफाई करते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ये इसका सर क्राइटेरिया है। और एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएशन प्लस मास्टर प्लस पीजी डिग्री डिप्लोमा है। और ग्रेजुएशन में हमारे पास हिंदी या फिर हिंदी और सब्सिडरी में इंग्लिश, या फिर हमने ऑनर्स अपना इंग्लिश में किया है तो सब्सिडरी में हिंदी होना कंपलसरी है। ये इसकी। और मास्टर में या तो हमने हिंदी में मास्टर किया हो या इंग्लिश भाषा में मास्टर किया हो। इसके अलावा हमारे पास एक पीजीडी डिप्लोमा होना कंपलसरी है। ये इसकी एजुकेशनल क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और कुछ जानना चाहते हैं सर?
नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है और आपका अनुभव भी है। तो जी सर। एग्जाम्स जो पेपर फर्स्ट है, आज तो हम फिर पेपर फर्स्ट पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपका कुछ अनुभव बताइए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। जी समय, सर। मतलब जो टाइम दिया जाता है, हमें 200 क्वेश्चन का आंसर करना है तो कितना टाइम दिया जाता है, कितना जल्दी हमें जो है उसका आंसर करना पड़ता है, और वो किस जी तरह से उसका एग्जाम का जो सेटअप होता है, मतलब वहाँ कैसे, मतलब कंप्यूटर में, तो वो जी जब आप करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा आप एक एलोबरेटली बता दें, जिससे, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है और ये यूट्यूब पे भी जाता है, तो इसको कई और लोग भी समझ सकते हैं। जब वो जाएंगे ठीक। तो उनको पता चलेगा, पहले पता रहेगा कि कैसे जी उनको तैयारी करके जानी है। इसलिए आप दानिश ये बताएं कि इसके सेंटर्स कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसा होता है, प्रश्न कैसे होते हैं, कितना जल्दी हमें एग्जाम का आंसर देना पड़ता है, समय रहता है नहीं रहता है, फिर अगर आपने टिक कर दिया है तो उसको सही करने के लिए आपके लिए पास ऑप्शन है, और जी फाइनल रिजल्ट आपको तभी पता चल जाता है या बाद में पता चलता है, इन सब पर थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। सर, इसका जो प्री एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड होता है और उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन, अगर हमने किसी क्वेश्चन को चूज कर लिया, क्वेश्चन के आंसर को चूज किया, अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और एग्जाम्स का जो टाइम होता है प्री का, वो 2 घंटे का टाइम होता है। और इसमें कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को इतने ही मिनट में कर सकते हैं। आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर आप 200 क्वेश्चन को आप रिवाइज कर करके चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, ये हिंदी ग्रामर में जो है हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, और सर पैसेज आते हैं, हिंदी के पैसेज होते हैं, और हिंदी में फिलिंग्स द ब्लैंक्स होते हैं, वो आते हैं। इसके अलावा सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना होता है, वो आते हैं। और इसके अलावा सर वर्णमाला होती है। वर्णमाला में जैसे हस्व शब्द होते हैं और प्लुत शब्द होते हैं, और बाकी दीर्घ स्वर होते हैं, या मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं आती हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे है। या फिर हमसे पूछ सकते हैं जैसे कंठव्य में कौन कौन से वर्ण अब वर्णमाला आती हैं, तालव्य में कौन कौन सी आती हैं, मूर्धन्य में कौन कौन सी वर्णमाला आती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हिंदी ग्रामर में यानी जो वाक्य संरचना होती है, वाक्य संरचना में वो हमको 4 विकल्प देंगे। उसमें कुछ जो वाक्य होते हैं वो सही होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके पद जो है अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, उनको हमें सही करके संरचना में लगाने होते हैं। इस तरह के हिंदी ग्रामर में प्रश्न आते हैं। बाकी इंग्लिश ग्रामर में भी इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, और पैराग्राफ्स हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और बाकी सीक्वेंस में सेंटेंस को लगाना होता है, इसको पैराजम्बल्ड वर्ड कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो और कुछ पूछना सर? सुनाई दे रहा है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकता हूँ अभी? जी जी, पूछिए। सर ये साहित्य से जुड़े हाँ, पूछिए कैसे पूछिए क्वेश्चन आते हैं? पूछिए, आपके लिए ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में से कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। इसमें 100% हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य से संबंधित कोई प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाता। अच्छा, हम्म। और जैसे कहीं पर भी ये नहीं पूछा जा सकता कि कोई लेखक कौन सा है या फिर ये रचयिता कौन है, ऐसा सवाल कुछ नहीं पूछा जाएगा? ये इस टाइप के जो प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि इस किताब का लेखक कौन है, या
कोई पत्रिका किसने लिखी है, इस प्रकार के कोई प्रश्न वहां पर नहीं पूछे जाएंगे आपसे। वहां पर केवल हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। थैंक यू। और कुछ हाँ, पूछना है? तो समय कितना रहता है? मतलब समय 200 प्रश्न के लिए 200 समय रहता है, और समय 200 प्रश्न अटेंड करने के लिए समय काफी रहता है, 2 घंटे होते हैं सर, 200 समय प्रश्न ठीक का। रहता है। हाँ, समय 2 सर घंटे में है। समय 2 हाँ, घंटे रहता है। बाकी सर ये है कि हम अगर अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसको पहले भी कर सकते हैं, मतलब 2 घंटे से पहले, टाइम खत्म होने से पहले भी हम उसको फुल क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम अभ्यास में नहीं है तो हमारा टाइम भी कम पड़ सकता है वहां पर। अच्छा, जी तो हमें अभ्यास की जरूरत है जिससे हम जल्द से जल्द जी प्रश्नों सर, को उत्तर अगर दे हम सकें। उसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जल्दी से जल्द करना चाहते हैं और एक्यूरेसी के साथ में, तो हाँ, हमें अभ्यास करता रहना होगा। अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी और टाइम भी हमें वहां पर कम पड़ जाएगा। अच्छा, ओके। जी सर। तो मुझे लग रहा है कि दानिश ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 पे हम फिर नेक्स्ट सेशन में पेपर 2 को लेकर मैं कुछ उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पेपर 1 के साथ इसको ऐड नहीं किया, और कुछ जी और सर। एलिजिबिलिटी भी मैं उसमें आपको समझा दूंगा कि उसके लिए जो चाहिए। अब अरशद, आप कुछ जी सर। बताएं, आप कुछ बताना सर चाहते मैं हैं? ये बताना चाहूंगा कि हाँ, इसमें जो भी आप अपना जो वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें। जी वीडियो सर आप वीडियो लोगों ऑन का फेस अच्छा नहीं दिख रहा सर, सिर्फ मेरा ही जी दिख सर रहा है। भाई ठीक है। अब आ रहा है सर। हम्म। नहीं, चलिए ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, काफी है, बताइए। 1 मिनट सर, स्टार्ट में वीडियो। जी सर वीडियो आ गया सर, मेरी वीडियो आ गई। हेलो आई वीडियो नहीं आई, लेकिन आप बताइए, आप क्लियर हैं, आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर है, आप बता दीजिए। सर, इसमें क्या होता है कि एक बात क्लियर है सर, इस ट्रांसलेशन में जैसे आपने सिलेबस बताया और ट्रांसलेशन का जो कोर्स मतलब पूरा जो जॉब है, इस जॉब प्रोफाइल में एक चीज समझ में आई कि हमें 60 टर्म में बेस्ट कोर्सेज एज ए अधिकारी बनने का एक मतलब सुनहरा मौका होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो इसका सिलेबस है वो क्लियरली डिफाइन है, यानी आपको हिंदी में टोटल 5 पॉइंट्स को लेने हैं। 5 पॉइंट में पहला आपको ग्रामर लेना है, इसके अलावा आपको साहित्य को नहीं देखना है, सिर्फ ग्रामर देखना है। और उसके बाद से ग्रामर में ही कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्य संरचना, मुहावरे और लोकोक्तियां और रीडिंग कम्प्रिहेंसिव। इस 5 को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सर बिना प्रैक्टिस क्या होता है कि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे माइंड में घड़ी जैसे चल रही होती है, तो हमारे माइंड में टिक टिक करती हुई एक मतलब साउंड सी भी चल रही होती है। और जैसे जैसे टाइम कम होता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो मतलब सॉल्व करने की जो टाइमिंग है वो हम हड़बड़ टाइप में, बेचैनी टाइप में होने लगती है कि और तेज करे और तेज करे। और ऐसे करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन हमें पता है लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को हम गलत कर जाते हैं। तो जैसा कि दानिश ने कहा, फिर जैसा दानिश ने बताया कि हमें एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 3 या 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम से आप कोई मतलब वो ले सकते हैं, या टेलीग्राम का कोई भी ट्रांसलेशन जो होंगे उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है सर, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह करवाते हैं, कुछ कोचिंग टाइप में होते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं और आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। तो किसी भी एग्जाम को करने से पहले हमें टेस्ट सीरीज को जानना बहुत जरूरी होता है। और बिना टेस्ट सीरीज का हमें जहां तक लगता है हमारी एक्यूरेसी 60% या 40% से ज्यादा नहीं जा पाती है। तो वो जो कोचिंग जिससे मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक, ये मुश्किल से 400-500 रुपए का ही देता है। तीसरी बात सर कि इसमें जो एसएससी की एलिजिबिलिटी है, इसे मास्टर डिग्री विद हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी मांगा है, या अगर आपके पास इसके साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर डिप्लोमा नहीं है तो उसमें कहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हम नहीं कर पाते हैं तो या तो डिप्लोमा करें 2 साल का, या 2 साल का एक्सपीरियंस करें। तो मुझे जहां तक लगता है सर कि जो 2 साल का एक्सपीरियंस होता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर दैन डिप्लोमा के। क्योंकि ये कोर्स जो हम कर रहे हैं, इससे बेसिक ट्रांसलेशन तो हमने सीख लिया कि ट्रांसलेशन की थ्योरी क्या है, ट्रांसलेशन को सॉल्व कैसे करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कैसे कैसे चीजों को सॉल्व करना, जैसे कि भाषा में, ग्रामर में, या उसके कल्चर में, ये सारी चीजें हमने यहाँ सीख लेते हैं। सीखने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये सर्टिफिकेट हमें प्रूव करता है कि हमने ट्रांसलेशन का कोई भी कोर्स किया है।
अब इस कोर्स को जैसे हमने कर लिया तो हम दिखाते हैं कि हमने कोर्स किया, तो हमें एक ज्वाइनिंग मिल जाती है, बेसिक ज्वाइन मिल जाए। अगर 5 हजार का भी मिलता है तो भी एटलीस्ट एक जॉब हो जाती है। और वहां से अगर हमें 2 साल का एक्सपीरियंस मिलता है तो ये एक्सपीरियंस हमें 2 महीनों में बेहतर करता है। एक तो हमें एसएससी के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ाता है, दूसरा हमको एक काम ये करता है कि हम अनुभवी आदमी हो जाते हैं ट्रांसलेशन के क्षेत्र में। फिर हमारा कभी भी जब भी हम कहीं अप्लाई करते हैं तो हमें प्रीफरेंस फर्स्ट लेवल में दी जाती है। इसके बाद से सर एक इसमें ये बोलना था कि जो एसएससी के फॉर्म्स आते हैं, जितने भी फॉर्म्स आते हैं, ये फॉर्म हमेशा अगस्त से सितंबर के बीच में आते हैं। यानी अगस्त में स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में खत्म हो जाता है। तो ये फॉर्म जो होता है ये रेगुलरली आता है। मतलब ये कि इसकी तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसका फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए सर कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जैसे यूपी हुआ, उत्तर प्रदेश या बिहार हुआ या राजस्थान हुआ, हम तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ऐसा होता है कि वो वैकेंसी ही नहीं आई। और उस वैकेंसी के चक्कर में हमारा क्या होता है कि एज लिमिट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें एज लिमिट दिया हुआ है। और जैसे हमारी क्राइटेरिया खत्म हो गई तो हम क्राइटेरिया खत्म होते ही हम अब अगर आ भी गई तो हम उसमें एलिजिबल नहीं है, तो हमारी ये प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर होता है कि हमारा जो 5 साल का टाइम बर्बाद करना है, इसमें हम अपना 2 साल का एक्सपीरियंस लें। और ये जो हमारा ट्रांसलेशन कोर्स अभी जैसे आपने चलाया, इस कोर्स को हम तुरंत ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करके और इसमें एग्जाम लिखे, 4 महीने का होगा, हम अपना सर्टिफिकेट लें, सर्टिफिकेट हमारा प्रूफ बन जाएगा, जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो हमें कैसे पता कि आप प्रोफेसर ये हैं या ये हैं, जैसे आशुतोष है या सलमा आसपा, हमें कैसे पता? बिना उसके आईडी कार्ड हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो जब भी हम जॉब के लिए जाएंगे तो जॉब में वो आइडेंटिफाई हमसे मांगेंगे, भाई तुम ट्रांसलेटर कैसे हो? तो ट्रांसलेटर को हमें ये दिखाना होगा, देखो मैंने 4 महीने का ये कोर्स किया है, मुझे ट्रांसलेशन लगभग आती है, तुम चाहो तो मेरा टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे अनुभव कर चुके हैं। अनदर क्लास में भी हमको दिखाया गया कि कैसे ट्रांसलेशन करना है, और इसके प्रैक्टिकल भी हमारे क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जैसे हम इसको सीख लेंगे, उसके सामने बताएंगे, आइडेंटिटी दिखाएंगे, तो वो हमें श्योर, जैसे अगर 5 कैंडिडेट उसके पास आए होंगे तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है, प्लस हमने जो कोर्स किया उसके सामने कुछ इंटरव्यू में उससे बेहतर अपने आप को परफॉर्मेंस किए। तो ये चीजें हमारे इंटरव्यू में और हमारे एसएससी में और हमारे आगे के जो मतलब फीचर्स है उसमें जीएसटी मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन में ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा सर राजभाषा अधिकारी के भी बहुत से मतलब पोस्टेस आती हैं, वो अनदर फील्ड में होती है। जैसा कि सर आपने कहा कि दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे, तो सर दूसरे लेक्चर में इसको हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नो सर, काफी अच्छा बताया भैया ने। वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी सर, हेलो। हाँ ठीक है। अब आप देखिए, दानिश ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया और अरशद ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि इसमें किस तरह से हमें तैयारी करनी है और इसके लिए हम पहले से ही कैसे इसकी योजना बनानी है। बहुत अच्छा सेशन रहा इन लोगों ने जो बताया वो। हमने एसएससी में पेपर 1 को क्लियर तरीके से अभी हमने समझे हैं। पेपर 2 को कुछ उदाहरणों के साथ मैं समझाना चाहता हूँ। उसके लिए अगले सेशन में हमने एवरी थर्सडे रखा है, तो एवरी थर्सडे हम मिलेंगे। टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन एवरी थर्सडे का मैं रखा हूँ। तो इससे जो है हम सेकेंड पेपर समझेंगे और दूसरे और एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे राजभाषा अधिकारी है या प्रबंधक है या कोई भी और अनुवाद को लेकर जो भी पद हैं, उन पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक और बात हमारी जो है सलमा से कहूँ कि वो कुछ कहना चाहती हैं तो वो कहें, ये भी हमारी टीए है। तो सलमा आप बताएं कुछ। सलमा आप लाइन में है? जी सर। हाँ, तो आप बताएं, कुछ आप बताना चाहती हैं तो आप बताएं। मैं बस इतना आप लोगों से कहना चाहूंगी, आपको उम्मीद है कि सारी बातें सही से समझ आ गई होंगी, क्योंकि इतना डिटेल में सर ने भी बताया, अरशद ने भी बताया, दानिश ने भी बताया। तो आप आज के लिए ये सेशन काफी है। और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा और लोगों को जोड़ें। सिर्फ मतलब एक बच्चे हैं, अब आपको पूरा समझाना और वो करना
ठीक है, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही है, आपके साथ वाले जो है आप उन्हें भी जोड़े, इस तरह हमारा जो कोर्स है वो बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। अपने साथियों को जोड़ने का भी प्रयास करें, उनसे कहें कि जुड़े कितना फायदेमंद है, उसको आप जा मतलब आपको सारा लाभ पता चल चुका है कि इससे क्या फायदा है, इस कोर्स से करने से क्या फायदा है, कितनी जानकारी मिल रही है, ये आप उन्हें जब बताएंगे फिर उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मतलब इस चीज को आप आगे बढ़ाएं। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस मीटिंग में वही बैठ सकता है जो इस कोर्स के लिए एनरोल है, या फिर मेरा छोटा भाई भी है, वो हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई कर रहा है बीएचयू में, तो अगर आप लोगों का परमिशन हो तो अगली मीटिंग पे ऐसा उसको भी मैं जोड़ सकता हूँ। ऐसा है, सुनिए कि मुनि को लिंक जाएगा जो इस इसमें रजिस्टर्ड है, मतलब जिसने रजिस्टर किया, जो फ्री रजिस्ट्रेशन पहले किया है। ठीक है, वैसे सुनने वाले तो बहुत सुन रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ बैठ के सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सुन लें, लेकिन उनको लिंक जाएगा, जो हम लिंक भेज रहे हैं उन्हीं को, जो रजिस्टर्ड ईमेल पर है। ठीक है, वैसे रजिस्ट्रेशन फ्री था। आगे भी आप मतलब देखिए, रजिस्ट्रेशन फ्री है, हमारे लेक्चर्स 60 लेक्चर्स फ्री हैं। ठीक है, आपको असाइनमेंट्स भी फ्री हैं, लेकिन सर्टिफिकेट, सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए पैसा है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, उसके लिए सेंटर है। आप सेंटर में जाएंगे, सेंटर में हमें लोगों को रखना है, फिर उस सेंटर में आप जो है उसको वहाँ पे एग्जाम अटेंड करेंगे, तो उस वजह से उसको जो है 1,000 रुपये रखा है कि वो, बाकी सब फ्री है। जैसे फ्री है, आपके भाई सुन सकते हैं बैठ के, है ना। तो ये तो जैसे कन्वर्सेशन फ्री भी कर जैसे सकते हैं क्यों, आपसे? कॉन्वर्सेशन तो आप करिए तो, वो जो ठीक बोलना चाहते हैं, वो ठीक है। जो बोलना चाहते हैं आप, क्योंकि मैं तो नियम नहीं जानता, लेकिन ये सबके लिए है, सब स्टूडेंट्स के लिए है, ओपन है। तो लेकिन वो कैसे उनको लिंक जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड ईमेल से लिंक जाएगा इस वजह से, लेकिन वो सुनते रहे। जैसे अभी साहित्य की बात हो रही है, आप जो साहित्य की कर रहे हैं, अनुवाद में आप देखे होंगे लेक्चर्स में मैंने साहित्य को लिया है, साहित्य के जो अनुवाद हुए हैं उस पर भी हमने बात की, हमारे लेक्चर्स हैं। थर्ड वीक में। लेकिन बेसिक जो प्रैक्टिकल है वो हमारा साहित्यिक अनुवाद भी हो सकता है, से भी हो सकता है, वाणिज्य से भी हो सकता है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो हम तो कई लिटरेचर पे भी बात हुई है हमारी, और लिटरेचर में हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया है कि लिटरेचर में है क्या, किसका ट्रांसलेशन कैसे है, कैसे हुआ है, ये सब हमने बात किया है। इसलिए सबके लिए ये कोर्स फायदेमंद है, और एक गहरा ज्ञान मिलता है। आप, हम ऊपर ऊपर से तो बात करते हैं, लेकिन जी। हमें एक गहरा ज्ञान जब हम अध्ययन करते हैं, 60 लेक्चर आप सुनते हैं, उसके असाइनमेंट सब जब आप लिखेंगे तो आपको एक गहरा, दूसरी बात है कि हमें इंटरेक्शन सेक्शन में इतनी अच्छी तरह से हम बात करने का तरीका भी देख रहे हैं। देखिए कितना अच्छी तरह से सलमा ने भी बात किया, अपनी बात को रखा, यस सर। आप भी, आशुतोष भी अपनी बात को रखते हैं। तो एक इंटरेक्शन सेक्शन में आपकी जो क्षमता है, आप में जो अंदर में, आपके अंदर जो जो भी जो है पर्सनालिटी है आपकी, वो बाहर आती है। अच्छा। तो आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं, आप वो हमें समझ में आता है कि आप क्या चाहते हैं। ये सब फायदेमंद चीजें हैं, जो भारत सरकार के द्वारा जो योजना है, ये बहुत बेहतरीन योजना है। तो वैसे ये लाइव सेक्शन जो है ये यूट्यूब पे भी लोड होता है, ये ओके। दूसरे हमारे रजिस्टर्ड लोग भी इससे फायदेमंद होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सेशन में इंटरेक्शन में ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि कितना जो है इसका प्रभाव इसको उसका पड़ रहा। तो कुछ और कोई प्रश्न हो, कोई भी पूछ सकता है, जैसे अभी जितने लोग ज्वाइन किए हैं आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी हो इस सेशन पर, या इसको जैसे इसके बाद आपको एक लिंक आता है, फीडबैक लिंक, उस फीडबैक लिंक में भी आप लिख सकते हैं। अगर अच्छा है कोर्स तो अच्छा लिखिए, और कुछ और चेंजेस लाने हैं तो हम ला सकते हैं, ये भी हम देखेंगे उस फीडबैक में। और फिर अगले सेशन की हमने अभी से बता दिया है कि इस पे हमारा डिस्कशन होगा, है ना। तो मैं वेबसाइट का भी एड्रेस बताया था, एसएससी का, जो जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो मैंने आपको बता भी दिया है, उस पे आप चेक कर लें, और आगे हम और डिस्कशन करेंगे।
कुछ और पूछना है आप सब लोगों को? कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, इतना अच्छा। ठीक है। और अरशद आपको? थैंक यू सर, सारी बातें तो हो गई। दानिश? दानिश सर जा चुके हैं। सलमा आपको कुछ और पूछना? नहीं सर, आज के लिए काफी है इतना। इतना काफी काफी है है आज के सर। इसमें। तो असाइनमेंट्स जो हैं वो वीकली वाइज असाइनमेंट्स हैं। छठे हफ्ते का असाइनमेंट मैंने अभी चढ़वा दिया है बोल के, वो चढ़ गया है और उसके आंसर्स करते चले जाइए। असाइनमेंट्स के आंसर्स आते रहेंगे आपको भी जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे। और इसका जो है मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। जैसे एक प्रश्न आया था कि इससे संबंधित मटेरियल भी हमें दे दें, तो उसका मटेरियल भी मैंने तैयार कर लिया। जितने लेक्चर्स मेरे हुए हैं उन सबको आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। जो भी जिस प्लेटफॉर्म से भी, जैसे पीडीएफ से या किसी भी मटेरियल तरीके से आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। वो भी मैं तैयार कर चुका हूँ, वो भी लोड होते चले जाएंगे। और एग्जाम्स जो हैं वो जैसे डेट पे है वो शेड्यूल में आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है। तो आज हमने जो भी हमने इंटरेक्शन किया है वो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। आप सब लोग भी अच्छी तरह से सवाल पूछे और हमने अपने विचारों को भी प्रस्तुत किया बहुत अच्छी तरह से। ये बहुत अच्छा सेशन रहा। तो मैं सोचता हूँ कि इतना आज काफी है। 1 घंटे से ज्यादा हमारा सेशन चला है। वैसे 1 घंटे का सेशन है, हम 1.5 घंटा रखते हैं ताकि लोग हमसे मिलें और बात करें। अगर जुड़ने में टाइम लग जाए तो दोबारा उनसे उनको भी समझाएं। वैसे 1 घंटे का सेशन होता है हमारा। तो मुझे लग रहा है 1.5 घंटे को हमने स्टार्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि अब हम सेशन यहीं से समाप्त करें और आगे हम अगले हफ्ते इसी थर्सडे पे मिलेंगे। टाइमिंग मैं आपको फिर दोबारा डाल दूंगा स्प्रेडशीट में और हम उस पर मिलेंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो आप नोट करके रख लीजिए, अगले सेशन में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी आज मच। का सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर।